अच्छा, फिजिक्स डिस्कशन, टेस्ट नंबर 3, सीरीज नंबर 1, QCA in 2025. Page number 1, sorry, question number 1 to 3. Question number 1 to 3. An elevator is moving down with the speed of this one. कहते हैं कि एक एलिवेटर है और वो नीचे आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड के साथ। जब आपको स्पीड की एक ही वैल्यू गिवन है, इसका मतलब है कि एलिवेटर का एक्सेलरेशन क्या है, और जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो अपेरेंट वेट और रियल वेट क्या होते हैं, लिहाजा द अपेरेंट वेट इज इक्वल टू mg। अगर इन्होंने कहा होता कि एलिवेटर इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन ऑफ 9.8, तो फिर a0 ना होता, a 9.8 होता और फिर अपेरेंट वेट 0 हो जाता। समझ आ गई है? अब 0 नहीं होगा, अब क्या होगा, अब mg होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, और आप जानते हैं डाउनवर्ड मोशन के लिए t इज इक्वल टू w माइनस ma। तो जब एक्सेलरेशन 0 हो गया तो ये पार्ट निकल गया और tw के बराबर हो गया और t इज इक्वल टू mg। 1 to 4 पे बात हो रही है। दो सैटेलाइट हैं, एक का मास 3m है और एक का मास m है। ये जमीन है, अर्थ है। एक ऑर्बिट r का है और एक ऑर्बिट है 3r का, शायद यही है। एक ऑर्बिट 3r का है और एक ऑर्बिट r का है, ठीक है। और इसमें दो सैटेलाइट घूम रहे हैं। यहां जो सैटेलाइट घूम रहा है उसका मास है 3m और इधर जो सैटेलाइट घूम रहा है उसका मास है सिर्फ m। तो आपसे कह रहे हैं कि इनके ऑर्बिटल स्पीड का रेशो क्या होगा। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ 1 and 2। तो आपको सीखना समझना चाहिए कि ऑर्बिटल स्पीड होता है g मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ, ये मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड। तो देखो g कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि ऑर्बिटल स्पीड रेडियस ऑफ ऑर्बिट के साथ इनवर्स है, लेकिन इसके ऊपर क्या होगा। तो देखो कितना आसान है, रूट है तो मैं रूट लगाऊंगा, रिलेशन में रूट है तो रूट तो लगाऊंगा। बाकी ऑर्बिटल स्पीड रेडियस के साथ इनवर्स है, तो अगर इधर r1, अगर इधर v1 है तो इधर r2 होगा, और अगर इधर v2 है तो इधर r। समझ आ गई है? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन v1 के सामने r2 और v2 के सामने r1 और अंडर रूट। ये मास सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, मास पर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती। सो अब क्या करें, r2 की वैल्यू कितनी है 3r और r1 की वैल्यू कितनी है r। तो ये हो जाएगा जनाब अंडर रूट की जगह अंडर रूट, ये 3r डिवाइड बाय r, r कैंसल, अंडर रूट 3:1 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, 1 to 5 पे बात हो रही है। द रेशियो ऑफ टॉर्क टू एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू। तो देखो आप जानते हैं F इज इक्वल टू ma, जानते हो ना, ये न्यूटन सेकेंड लॉ है इन लीनियर मोशन। अगर आप इसको एंगुलर फॉर्म में लिखोगे तो फोर्स का नेमल बदल क्या है, इनर्शिया का नेमल बदल क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर एक्सेलरेशन का नेमल बदल क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ये न्यूटन सेकेंड लॉ इन लीनियर मोशन और ये न्यूटन सेकेंड लॉ इन एंगुलर मोशन। अब ये फरमा रहे हैं कि टार्क एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरफ ले आओ, द रेशियो ऑफ टार्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इट इज इक्वल टू I, और I मींस के इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ द रेशियो ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सॉरी टार्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और 1 to 5 में हमारे पास कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, करेक्ट आंसर है नॉन करेक्ट ऑप्शन है डी जी। इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क नहीं है, तो फिर क्या करें, क्या लेते हो, तो नॉन होगा ना। एक मिनट प्रूफ का लेता हूं, जहां इनर्शिया होगा वहां सिर्फ किलोग्राम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ किलोग्राम होना चाहिए। अब टार्क बाय अल्फा है, टार्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, जानते हो ना, और अल्फा का यूनिट क्या है, चेक करें शाबाश, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आप मेरी बात समझ गए हैं? ओके, इधर देखिएगा, मजीद इसमें डिस्कशन है।
न्यूटन, ये रेडियन नहीं लिखते क्योंकि सप्लीमेंट्री यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट बाकी यूनिट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, आप जानते हैं। तो टार्क बाय अल्फा का नेट यूनिट क्या बनता है? न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और ये मीटर अपनी जगह पर आ गया। कुछ समझ आ गई है? सेकेंड स्क्वायर कैंसल, इससे केजी मीटर स्क्वायर बनता है और केजी मीटर स्क्वायर डज नॉट रिप्रेजेंट इनर्शिया, इट रिप्रेजेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ आ गई है? तो इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जमीन आसमान का फर्क है। द आंसर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया इज रॉन्ग, द बेस्ट ऑप्शन इज नॉन एंड डी, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 126। 126 फरमाता है 0.8 kg की बॉडी है अटैच्ड टू द एंड ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग वेटलेस रोप wheeled in a circle with angular speed of this one, the angular momentum of the mass will be. So देखो मास की वैल्यू है 0.8 किलोग्राम, ओके। रेडियस ऑफ सर्कल है 0.5 मीटर, wheeled in a circle with angular speed of, angular velocity आपको दिया है 10 रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम बता दें। तो आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला है एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम आर स्क्वायर ओमेगा में क्या फर्क है? शाबाश। एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम आर स्क्वायर ओमेगा, गुड, ये सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें पुट कीजिएगा 0.8, 0.5 स्क्वायर और 10, कैलकुलेशन करें 0.8, 0.5, 0.5 और 10। अब देखिए मैं क्या करता हूं, 0.8 के नीचे 10 लगाकर पॉइंट खत्म, 0.5 के नीचे 10 लगाकर पॉइंट खत्म, 0.5 के नीचे 10 लगाकर पॉइंट खत्म, एक 10 के साथ कैंसिल हो गया है, 5 8 जार 40, तो ये हो गया 40 बाय 10, 10 जार या 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और एक 5 अकेला रह गया। ये एक 10 1 जार 10 और 10 4 जार 40, 5 4 जार 20, 20 बाय 10 इज इक्वल टू 2, द करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्या इसमें है? 2 जॉल्स इनटू सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन ए सही है। कैलकुलेशन का ट्रिक आल्सो इंपॉर्टेंट, कीप इन योर माइंड, अगर आपका कैलकुलेशन ट्रिक सही नहीं है घूमते रहोगे। 127, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम 30 टू 43, यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है वो 30 है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम 43 है। द टाइम टेकन इज 13 सेकेंड, 13 है ना, 0.5 सेकेंड, सॉरी 0.5 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज टार्क? तो टार्क होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज 43 माइनस 30 डिवाइड बाय 0.5, 43 माइनस 30, 13 बाय 0.5, तो इट मीन इट इज 26 न्यूटन इंटू मीटर, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 128 आपके नाम। फरमाता है एक ऑब्जेक्ट है सर्कल में मूव कर रहा है, if the mass is tripled, the linear speed half and the radius unchanged, the magnitude of centripetal force must be multiplied by a factor of। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर ओवर, मैं इस वैल्यू को क्या कह देता हूं, मैं इस वैल्यू को एफ कह देता हूं। अब नया सेंट्रीपिटल फोर्स डैश मतलब न्यू, न्यू में ये कहा कि मास को 3 टाइम कर दो, तो मैं क्या लिख रहा हूं 3m, स्पीड को हाफ कर दो तो v/2 लिख रहा हूं और स्क्वायर, और रेडियस अनचेंज तो अनचेंज रहने दो, 3 अपनी जगह पर आ जाएगा और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, शाबाश 4 आ जाएगा ना। बाकी m अपनी जगह पर, v स्क्वायर अपनी जगह पर और r अपनी, लेकिन एम वी स्क्वायर ओवर r की जगह क्या लिख सकते हो, लिहाजा नया सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर r, पुराना सेंट्रीपिटल फोर्स मल्टीप्लाई बाय 3/, so the new centripetal force will be multiplied by a factor of 3/4, 3/4 से मल्टीप्लाई होगा। और 128 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। 129 आपके लिए, 129 क्या कहता है, the angular momentum of a wheel changes from 2L to 5L in 3 seconds, the magnitude of the torque acting on it is, तो टार्क होता है चेंज इन L डिवाइड बाय T। आई डोंट नो कि एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ है, 5L माइनस 2L डिवाइड बाय टाइम क्या है, शाबाश 3, so it will be 3L by 3, 3 कैंसल एंड इट इज L। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी सही है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। Okay dear students, let me discuss same number of the
ओके, अब 130 अब डिस्कस हो रहा है। 130 फरमा रहा है when the torque in the system is 0 the quantity that remains constant। अगर एक सिस्टम पर टार्क 0 हो जाए तो क्या कांस्टेंट होगा? इसके बेहतरीन ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। लेट मी टॉक अबाउट देम प्लीज। पहला ऑप्शन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 130 फोर्स, और दूसरा ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, किधर गया, मैं किसको देख रहा हूं, लीनियर मोमेंटम, और फिर है जनाब इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम, यानी इंपल्स जानते हो ना, चेंज इन मोमेंटम को बोलते हैं, और एंगुलर मोमेंटम। तो जनाब कह रहे हैं कि टार्क 0 है, वो क्वांटिटी बताओ कि दैट मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो देख लीजिए, मैं यहां एक बॉडी ले रहा हूं, इस बॉडी पर मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, फिर ये बॉडी यहां आ गई और यहां मैं इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। क्या फोर्स चेंज हुआ या कांस्टेंट है? जवाब राखी कहना खाना दिल तब मैं सुमरा फोर्स लगाऊं, इधर मैंने 10 लगाया, इधर कितना लगाया, तो इसका मतलब है कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। हालांकि इस मोशन में कोई टार्क नहीं है, क्योंकि लीनियर मोशन में कोई टार्क नहीं होता। तो आपने देखा कि 0 है, लेकिन फोर्स को हम कांस्टेंट के अलावा भी डील कर सकते। ये जरूरी नहीं है कि जहां टार्क 0 तो वहां फोर्स कांस्टेंट। आप देख रहे हो कि इस सिचुएशन में फोर्स कांस्टेंट नहीं है, लेकिन टार्क फिर भी 0 है, तो ऑप्शन ए गलत है। अब दूसरी बात, यहां से यहां तक मोमेंटम क्या होगा? कम, क्योंकि मैं फोर्स कम लगा रहा हूं। अब आगे मैंने फोर्स ज्यादा कर दिया, फोर्स ज्यादा करने से अब आगे इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो इससे इधर तक मोमेंटम कम, आगे मोमेंटम ज्यादा, इट मीन के इस मोशन में मोमेंटम भी कांस्टेंट, हालांकि क्या है? 0। तो टार्क 0 हो, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ये जरूरी नहीं है। अब मोमेंटम को देखें, मैंने फोर्स को 10 से 20 कर दिया, तो चेंज कितना है शाबाशी? 10। अब अगली बार मैं फोर्स को 100 कर लूं तो चेंज कितना हो जाएगा? 20, और 100 का चेंज कितना है? 80। तो इसका मतलब है कि मैं फोर्स को चेंज कांस्टेंट भी रख सकता हूं और वेरिएबल भी, और जैसा फोर्स वैसा चेंज इन मोमेंटम, जैसा फोर्स वैसा चेंज इन मोमेंटम। नो फोर्स नो चेंज इन मोमेंटम, कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट चेंज इन मोमेंटम, वेरिएबल फोर्स वेरिएबल चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम भी कांस्टेंट होने की गारंटी, द ओनली फैक्टर इज दिस वन, बिकॉज ऑफ द इक्वेशन डेल्टा एल डिवाइड बाय टी। जहां टार्क 0 हो गया वहां क्या हो गया, और डेल्टा एल 0, इट मीन के एल का कांस्टेंट होना कंपल्सरी है। समझ आ गई है? सो ओनली ऑप्शन डी इज एप्लीकेबल। करेक्ट ऑप्शन डी है। 131 पे बात करूंगा। द एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री इंक्लाइनेशन इज, इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है a इज इक्वल टू जी साइन। तो a इज इक्वल टू जी होता है 9.8 और साइन ऑफ 30, माय डियर स्टूडेंट 9.8 और 1/2, एंड द आंसर इज 4.9, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 131 में क्या है? ए। ठीक है। 132 आपके लिए। 132 फरमाता है लीनियर मोमेंटम ऑफ यूनिफॉर्मली रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट इज ए एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम इज बी। लीनियर मोमेंटम पी है, आपको सिंबॉलिकली केल में उलझाया गया है। अगर लीनियर मोमेंटम को कैपिटल ए कहें और एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल बी कहें तो कौन सा फार्मूला ठीक रहेगा? सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप इन योर माइंड द एक्चुअल इक्वेशन L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर क्रॉस L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये करेक्ट इक्वेशन है। अब L की जगह क्या लिखोगे? B लिखोगे, R की जगह R और P की जगह A लिखोगे। तो अगर ये ऑप्शन में है तो सही है, ये भी ठीक है, लेकिन याद रखना अगर मैं इसको ऐसे लिखूं A क्रॉस R तो फिर इसके साथ क्या लगा दूं? माइनस। तो अगर ऑप्शन में ये आ गया तो ये भी ठीक है, ये आ गया ये भी ठीक है, दोनों आ गए दोनों ठीक है। अब ऑप्शन देखें, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? करेक्ट ऑप्शन 132 में B क्रॉस R बिल्कुल गलत है, क्योंकि A इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस R। B इज इक्वल टू A क्रॉस R गलत है, B इज इक्वल टू A क्रॉस R तब ठीक है जब इसके साथ माइनस लगा दीजिए हो, तो B गलत है। करेक्ट ऑप्शन है C। जी जी बोले।
याद रखो, अगर लेफ्ट साइड पर लीनियर क्वांटिटी हो, अगर लेफ्ट साइड पर लीनियर क्वांटिटी हो तो राइट साइड पे क्रॉस होगा। क्रॉस के इस तरफ एंगुलर का होना लाजमी है, एंगुलर क्वांटिटी, और इस तरफ डेफिनेटली आर होगा। समझ आ गई है? लेकिन अगर लेफ्ट साइड पे कौन सी क्वांटिटी हो, जैसे कि आप v इक्वल आर ओमेगा जानते हो, v लीनियर है या एंगुलर है? तो इसका वेक्टोरियल फॉर्म लिखोगे तो आर सेकेंड में और ओमेगा फर्स्ट में लिखोगे। लेकिन अगर लेफ्ट साइड पर एंगुलर क्वांटिटी आ जाए तो फिर क्रॉस से इस तरफ आर होगा और इस तरफ लीनियर क्वांटिटी होगी। समझ आ गई है? हुई? समझ आई है या नहीं आई? एमसीक्यू में समझा तो दिया है। एमसीक्यू में क्या है? एमसीक्यू में कह रहे हैं कि लीनियर क्वांटिटी क्या है? ए है। ए क्या है? लीनियर क्वांटिटी। और एल क्या है? बी क्या है? एंगुलर क्वांटिटी। तो बी इज इक्वल टू आर क्रॉस ए। क्यों ठीक है? क्योंकि बी यहां एल है और एल कौन सी क्वांटिटी है? ये एंगुलर है, तो आर फर्स्ट नंबर पे आएगा और लीनियर क्वांटिटी सेकंड नंबर पे आएगा। वेट प्लीज। जी जी, ए इस तरफ हो, अगर ए इस तरफ हो और मैं कहूं कि बी मल्टीप्लाई बाय आर, पहली बात तो यह है कि ए इस तरफ आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये आपकी मर्जी नहीं रही, ये एल और पी का रिलेशन रह गया, और एल और पी के दरमियान रिलेशन ये है एल इज इक्वल टू आर पी। आप कैसे कह सकते हो कि पी इज इक्वल टू एल आर? हाउ इट इज पॉसिबल? समझ आ गई है? ये ए और बी नहीं है, ये पी और एल है। समझ आ गई? और पी और एल के दरमियान ये स्टैंडर्ड रिलेशन है, हम इसे अपनी मर्जी से इस तरह तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एल के फॉर्म में लिखेंगे तो रेशो में चला जाएगा। अब समझ आ गई है? आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 133 फरमा रहा है द टॉर्क इन अ स्पिनिंग स्फीयर इज 10। ओके, इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज 2, सही, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है टॉर्क डिवाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क 10 है और ये कितना है? 2 है। सो इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स होना चाहिए और इसमें ऑप्शन है सी ऑप्शन ठीक है। 134 पे बात हो रही है। 134 फरमा रहे ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो देखिएगा 134 है, ये जमीन है और जमीन का अपना रेडियस कैपिटल आर। अगर हम सैटेलाइट को इतना ऊपर ले जाए जितना इसका रेडियस है जमीन का, यानी हाइट आर के बराबर ले लें, तो इस ऑर्बिट में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? आप जानते हैं कि सेंटर से सैटेलाइट तक फासले को स्मॉल आर कहते हैं, और ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला होता है जी एम डिवाइड बाय स्मॉल आर। लेकिन यहाँ स्मॉल आर में कितने कैपिटल आर आते हैं, तो लिहाजा स्मॉल आर की जगह क्या लिखोगे? 2r और साथ में अंडर रूट। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? शाबाश है, ए ऑप्शन सही देखा। 135 आपके लिए। 135 प्लीज। द रेशो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट्स हैंड एंड सेकेंड हैंड विल बी। बताए ना, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट्स हैंड और एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड। अच्छा, इसको बहुत से बच्चे जो हैं वो थीटा बाई टी से मालूम करेंगे। बहुत आसान ट्रिक है इसका, बहुत आसान ट्रिक ऑफ सोल्यूशन है। एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड के साथ कौन सा रिलेशन रखता है? इनवर्सली। इसका मतलब है, गौर से देखे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट ऊपर है, सेकेंड नीचे है, तो टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड ऊपर लिख दो और टाइम पीरियड ऑफ मिनट नीचे लिख दो, बिकॉज टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। गुड, तो इसको पुट कीजिएगा प्लीज। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड कितना होता है? एक चक्कर में सेकेंड का हैंड कितने? 60 लेकिन सेकेंड। और मिनट वाला एक चक्कर में कितने मिनट गुजारता है? 60 लेकिन मिनट। तो देखो जनाब, 60 और 60 अपनी जगह पर, सेकेंड अपनी जगह पर, लेकिन मिनट को जब सेकेंड में बदलोगे तो ये 60 सेकेंड बन जाते हैं। समझ आ गई है ना? मिनट इज 60 सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल, 60 कैंसिल, द आंसर इज 1/60 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1/60। देखिए वह बी राजी खाना। 136 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फरमा रहा है व्हाट इज द मास ऑफ स्फीयर इफ इट्स रेडियस स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर इक्वल। सॉल्व किया है किसी ने? आपसे कहा जा रहा है कि क्या है? एक स्फीयर है। इस स्फीयर का मास मोहतरम आप मालूम करें, जबकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आर स्क्वायर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आर स्क्वायर क्या है? शाबाश। यानी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह क्या लिख सकते हो?
अब देखो मैं कहूंगा एज वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज 2/5 mr, लिख सकता हूं ना? अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया r स्क्वायर के बराबर है तो इसकी क्या लिखूंगा? r स्क्वायर, और 2/5 mr स्क्वायर, r स्क्वायर और r स्क्वायर 5 इधर टू इधर, तो 5/2 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2.5 किलोग्राम। समझ आ गई है? एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज ए ऑप्शन पर कि सही बहनों, ठीक था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेम खाना 137 फरमाता है द लेंथ ऑफ आर्क और अ प्लेन एंगल ऑफ 1.5 रेडियन इज 1 इफ r इज इक्वल टू 1 मीटर। समझ गया हूं। कहते हैं कि एक सर्कल है, समझ रहे हो आप लोग? एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस कितना है? 1 मीटर। इस सर्कल का रेडियस, क्वेश्चन का मतलब समझे प्लीज। इस सर्कल का रेडियस 1 मीटर है। अगर हम इस पर एक ऐसा आर्क ले लें, सॉरी, आर्क का लेंथ कितना होना चाहिए? अगर इस आर्क से बनने वाला एंगल 1.5 रेडियन हो। एक सर्कल का रेडियस 1 मीटर है, उस सर्कल में 1.5 रेडियन का एंगल बना दो। 1.5 के सामने लेंथ ऑफ आर्क कितना होना चाहिए? तो आप जानते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस इज इक्वल टू आर कितना है? 1, और थीटा कितना है? 1 लिहाजा इट विल बी 1.5 मीटर। कितना होगा? 1.5 मीटर होगा। फर्दर मोर रेडियस कांस्टेंट है, तो जैसा ये वैसा वो, सिंपल सा लॉजिक है। 1 से 138 10 पदी पूछ सिखाना 1.5 मीटर है और करेक्ट ऑप्शन बी है। 138 आपके लिए दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 4 मीटर है, एक का 2 मीटर है, होगा। पॉजिट 1 रेडियन एंगल देयर लेंथ ऑफ आर्क विल बी। अच्छा, ये सेंटर है, ये एक सर्कल है, ये एक और सर्कल है। प्लीज आपसे फरमा रहे हैं कि अगर इस एक का रेडियस 4 मीटर है, सॉरी यो 4 मीटर रेडियस है और डबल रेडियस तुम दें 2 मीटर, और इनमें 1 रेडियन का एंगल बना है, दोनों में 1 रेडियन का एंगल बना है। तो 1 रेडियन के इस एंगल के सामने इसका आर्क S1 और इसका आर्क S2, आप इसमें किस तरह रिलेट होंगे? लेकिन गलती आपने नहीं करनी, यहां नंबर्स में आपने गलती नहीं करनी प्लीज। 138 गलती के चांस यहां ज्यादा है, और आप देखोगे आपने की होगी। मैंने खुद भी लिखा, इसको मैंने क्या कहा? हालांकि 4 मीटर पहले लिखा है और 2 मीटर बाद में लिखा है, तो जो 4 मीटर होगा उस वाला आर्क S1 होगा, और जो 2 मीटर होगा उस वाला आर्क S2 होगा। कुछ समझ आ गई है? सब गलती ने कभी खाना, जो वैल्यू पहले लिखी गई होगी वो 1 होगी, जो वैल्यू बाद में लिखी है वो 2 होगी। तो 4 मीटर पहले लिखा है, तो पहला आर्क S1 4 मीटर वाला होगा, दूसरा आर्क S2 2 मीटर वाला होगा। अब आप जानते हैं कि S इज इक्वल टू आर थीटा होता है या नहीं? अगर मैं इसे S1 कहूंगा तो इसे R1 कहूंगा, लेकिन थीटा को 1 कहने की जरूरत, क्योंकि दोनों में 1 रेडियन का एंगल क्या लिया है? एंगल तो 1 रेडियन है दोनों में, तो इसको थीटा ही रहे दो। फिर अब मैं लूंगा थीटा, वही दोनों का रेशो ले लीजिए, थीटा थीटा कैंसल। S1 बाय S2 इज इक्वल टू R1 कितना है? 4, और R2 कितना है? 2। S1 बाय S2 इज इक्वल टू 2, ये इस तरफ शिफ्ट करो, S1 इज इक्वल टू डबल ऑफ S। अगर मैंने जिस तरह उल्टा लिख दिया और आपने लिख दिया, तो आपका ऑप्शन बी के बजाय ऑप्शन सी आ जाएगा। समझ आ गई है? और करेक्ट ऑप्शन सी नहीं, करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन बी है। 139 आपके लिए जी। अच्छा, वन 139 139 पे बात हो रही है। 139 फरमाता है a body revolving in a horizontal circle clockwise the angular velocity will be। horizontal circle जानते हो ना? ये horizontal circle है
और इसमें बॉडी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है, तो मैं अपनी उंगलियां रखूंगा तब किस तरफ आ रहा है? आप सब जानते हैं मैं ऐसे हाथ रखूंगा तो मेरी उंगलियां एंटी, लेकिन यहाँ है हॉरिजॉन्टल सर्कल है और क्लॉकवाइज मीन की उंगलियां इस तरह रखूंगा तब किस तरफ आ रहा है? तो अगर सर्कल क्या हो शाबाशे? हॉरिजॉन्टल सर्कल हो और रोटेशन कौन सा हो? क्लॉकवाइज हो, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? हाँ, कि वो पॉजिटिव है या अगर पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड और अगर नेगेटिव है तो अपवर्ड। शाबाश। इस वक्त करेक्ट आंसर क्या है? डाउनवर्ड। और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 140 आपके लिए 140 सवाई सासु केमिस्ट्री डिस्कशन जर खत्म चुका संगा आपने मेरा वेट किया, सॉरी फॉर दैट। और वो असल में मुझे नहीं था अंदाजा कि इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, पिछली बार फिर वेट कर रहे थे। 140 द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 10। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जानते हो ना? दैट इज कॉल्ड एंगुलर। तो एंगुलर वेलोसिटी इज 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड? अब कॉमन सेंस से इधर देखो, इसका मतलब है कि बॉडी 10 रेडियन बना रही है कितने सेकेंड में? अगर एंगुलर वेलोसिटी इतनी है तो इसका कॉन्सेप्चुअल मतलब है कि बॉडी 1 सेकेंड में कितने रेडियन बना रही है? तो अगर मैं कहूंगा 2 सेकेंड तो डेफिनेटली एंगल कितना हो जाएगा? 20 रेडियन। समझ आ गई है भाई? 10 रेडियन पर सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड में 10 रेडियन, तो 2 सेकेंड में 20 रेडियन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 141 आपके लिए। 2 vectors having same direction. Two vectors having same direction. दो वेक्टर्स हैं जिनका सेम वेक्टर्स हैं 141। 2 vectors having same direction in uniform angular। हाँ सही है। यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन में किन 2 वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा? यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से मैंने पहले भी बात की थी और दरमियान में हाल में बैठा हुआ एक स्टूडेंट को वो बात ठीक नहीं गुजरी थी, उनको अच्छी बात नहीं लगी थी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर किसी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर एक वेक्टर हो, क्या हो? एक वेक्टर लेफ्ट साइड पर हो और दूसरा वेक्टर इक्वेशन के राइट साइड पर हो और इसके अलावा बाकी सब कुछ क्या हो शाबाशे? स्केलर हो, तो ये लाजिम हो जाता है कि इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन मस्ट बी सेम होगा। वजह इसलिए क्योंकि अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो गया तो इक्वेशन गलत हो जाएगा, बिकॉज इक्वेशन के 3 फैक्टर सेम होने चाहिए। द वैल्यू ऑन लेफ्ट मस्ट बैलेंस द वैल्यू ऑन राइट, द डायमेंशन ऑन लेफ्ट मस्ट बैलेंस द डायमेंशन ऑन एंड द डायरेक्शन ऑन लेफ्ट मस्ट बी सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑन राइट। अगर एक वेक्टर इधर हो दूसरा वेक्टर इधर हो बाकी सब स्केलर हो तो उनके डायरेक्शन सेम होना लाजमी है। अब ऑप्शन को देखें, आपको मजा आ जाएगा। v और ओमेगा, मैं इसको सेम ले लूं? नहीं। क्यों? आप मुझे एक भी ऐसा इक्वेशन नहीं दिखा सकते जिसके एक तरफ v हो दूसरी तरफ ओमेगा हो और बाकी सब स्केलर हो। अब खुदारा ये मत कहना कि सर v इक्वल टू r ओमेगा, क्योंकि v एक वेक्टर ओमेगा एक वेक्टर, लेकिन r इज नॉट स्केलर, r इज आल्सो वेक्टर। समझ आ गई है? और इन दो के अलावा बाकी स्केलर होना जरूरी है। तो ऑप्शन ए क्या है? गलत है। v और ओमेगा का डायरेक्शन हमेशा सेम नहीं होता। अब ऑप्शन बी की बात है, ओमेगा और p। आप ऐसा कोई इक्वेशन नहीं दिखा सकते जिसके लेफ्ट साइड पर ओमेगा हो, राइट पे लीनियर मोमेंटम हो और बाकी सब स्केलर हो। ढूंढते हो जितना ढूंढते हो, ढूंढ लीजिए, दिखा दीजिए, आपको नहीं मिलेगा। ऐसा इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब ऐसा इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इनका भी डायरेक्शन सेम हो ये जरूरी नहीं है। द थर्ड वन v एंड l। तो माय डियर स्टूडेंट द सेम लॉजिक, इस तरह का सिचुएशन आप इनके दरमियान कयामत तक नहीं ढूंढ सकते हो। आपको ऐसा इक्वेशन मिलता ही नहीं है जिसके एक तरफ l हो एक तरफ v हो बाकी सब स्केलर हो, तो इन पर सिमिलर डायरेक्शन का स्टैंप लगाना गलत है। द लास्ट फैक्टर, द लास्ट पेयर ओमेगा और l, यही ऑप्शन ठीक है डी। और क्यों? द लॉजिक इज, आप जानते हो l इज इक्वल टू आई ओमेगा, है या नहीं है? तो l एक वेक्टर ओमेगा दूसरा वेक्टर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है?
स्केलर, तो एल और ओमेगा का डायरेक्शन हमेशा के लिए क्या है, सेम है। एंड करेक्ट ऑप्शन 141 में क्या होगा, डी होगा। आई एम एक्सप्लोरिंग 142 फॉर यू पीपल, और 142 क्या है, टू cylinders of same moment of inertia and same masses have radii ratio. So dear students, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए 2/5 mr1 स्क्वेयर, 2/5 किसने लिया, 1/2 है, सिलेंडर है, स्फीयर नहीं है, 1/2 mr1 स्क्वेयर। दूसरा सिलेंडर का 1/2 mr2 स्क्वेयर। मैंने मास के साथ 1 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने कहा मासेस सेम है। इन्होंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है, जब मासेस भी सेम है, तो उनको 1 2 कहने की जरूरत। अब डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड्स, लेफ्ट ऑन लेफ्ट एंड राइट ऑन राइट, आई बाय आई से क्या आएगा 1, 1/2 और 1/2 m और m, इट मीन के r1 स्क्वायर डिवाइड बाय r2 स्क्वायर। r2 इधर ले आओ तो r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r, या एस क्यों शिफ्ट कर रहे हो, रूट ले लो ना, टेकिंग रूट ऑन बोथ हैंड साइड्स, तो रूट ऑफ 1 इज 1 और ये r1 बाय r2 आ जाएगा। और इन्होंने मांगा भी रेशियो ऑफ रेडियाई है, और रेशियो ऑफ रेडियाई आपको क्या मिल गया, दैट इज 1 मिल गया। एंड करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाश, 142 में करेक्ट ऑप्शन है ए, सही दिखाना। 143 पे हमारी बात हो रही है। ए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर हो, बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर हो, तो दोनों में से कौन सा ग्रेटर या लेस है, जबकि मासेस और रेडियाई आर सेम। तो आप कहोगे सर सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दोनों तो सेम है, तो ये तो काउंट मत करो। बाकी 1/2 जो है ये ग्रेटर है। 1/2 क्या है, क्योंकि इससे 0.5 और 2/5 से 0. इसका मतलब है कि एक में 0.5 है, एक में 0.4 है, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कहा है, ए, स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कहा है। So correct option is A is greater than A will be greater than B, and correct option B है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 144 आपके लिए। A rotating body of 20 kg meter square has angular acceleration of this one. What is the torque? So torque आप बता दीजिएगा, और I अल्फा जानते हो ना, तो I कितना दिया है 10 है या 20 है, 144 देखा ना, 20 दे, हाँ तो 20 और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 10, तो इससे क्या आता है 200 न्यूटन इंटू मीटर। क्या इसमें है, बिल्कुल है, करेक्ट भी है। 145 आपके लिए, 145 पे हम बात करने वाले हैं। एक पंखा है, चल रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड से, स्विच ऑफ हो गया और रुक गया 5 सेकेंड में। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय स्टॉप का मतलब है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई 0, और इनिशियल कितनी थी 10, रुका है कितने टाइम में 5 सेकेंड में। 10/5 इज -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगर माइनस हो ऑप्शन में तो प्रेफर करोगे, अगर माइनस नहीं है तो यू कैन ऑफ द मैग्नीट्यूड एज वेल, लेकिन माइनस है, मेरे ख्याल में माइनस है ना, तो करेक्ट ऑप्शन डी है। 146 हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन। बताओ यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन में क्या क्या होता है, ये बॉडी है यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन, जानते हो, ऐसा मोशन जिसमें ना कोई इंक्रीज आ रहा हो और ना कोई डिक्रीज आ रहा हो। तो यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन में क्या है, मैं आपको ऑप्शन बताता हूं। एंगुलर मोमेंटम 0, जहां एंगुलर मोमेंटम 0 वहां एंगुलर मोशन खत्म, लेकिन ये मोशन तो हो रहा है। अगर मोशन हो रहा है तो यूनिफॉर्म एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये कांस्टेंट है लेकिन 0, ऑप्शन ए गलत है। लीनियर मोमेंटम इज 0, जब भी बॉडी मोशन में हो तो कभी भी मोमेंटम 0 नहीं होता। तो यहां P जो है याद रखना, P 0 नहीं है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, पर यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन की लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है का वेरिएबल है, वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन बदलता है, इधर इसका डायरेक्शन कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ, और जिस वेक्टर का डायरेक्शन भी बदल जाए वो वेरिएबल काउंट होता है, वो कांस्टेंट काउंट। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी नहीं बदलता, क्योंकि राइट हैंड रूल के मुताबिक उसका एंगुलर मोमेंटम आउटवर्ड है,
वैल्यू भी नहीं बदल रही, डायरेक्शन भी नहीं, तो ये कांस्टेंट है, नॉन जीरो। लीनियर मोमेंटम नॉन जीरो है लेकिन वेरिएबल है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पर किससे दिखाना, डेल्टा पी इज जीरो, चेंज इन मोमेंटम जीरो है, ले लूं जीरो, आप करोगे नहीं, कहोगे सर खुद ही तो कह रहे हो कि लीनियर मोमेंटम क्या है और वेरिएबल मीन केस में चेंज जीरो, तो ये भी गलत है, इसमें चेंज जीरो नहीं होता, तो चेंज इज नॉट जीरो, चेंज इन मोमेंटम, द लास्ट ऑप्शन मस्ट बी ट्रू। 146 क्वेश्चन दिखाना, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल जीरो, ये बिल्कुल ठीक है। आप मेरी बात समझ गए हैं ना, करेक्ट ऑप्शन डी, क्योंकि एल क्या है तो इसका चेंज जीरो हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसके ऑप्शन में बंदा ट्रिक डाले तो 147, द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, मेरे ख्याल में आप सबको पता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कहां से आता है, एल इज इक्वल टू आर पी से, आर मीटर है और ये केजी मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड से आ जाता है। 148 हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, if centripetal acceleration of a body in a circle of radius per meter is 2, what will be its speed? तो आप जानते हैं सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर ओवर, तो v हो जाता है r a c अंडर दी रूट, जस्ट पुट द वैल्यूज देयर स्टूडेंट्स, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1, तो ये 1 होगा, तो अंडर रूट 2 इज 1.4, इसमें है नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी और नन ऑफ दिस, क्योंकि 1.4 है, 1.7 नहीं है। ओ बे गोरम मुसलमाना लग में प्रेदी ऑप्शन है बो गोरम, खैर बदल बे कमा ऑप्शन बे बदल कमा, खैर तो मसलन रखा लग में प्रेदी सात साफ तो तुम्हें प्रेदी 148, 1.4 अंडर रूट गलत है बेटा। अच्छा, अंडर रूट 2 बिल्कुल ठीक है, किसने कहा नॉन ठीक है, किसने कहा, अजीब बात है, मैंने कब कहा है, आपको नजर नहीं आ रहा, ये देखो बी, इतना प्यारा बी लिखा है मैंने, और करेक्ट ऑप्शन क्या है, अंडर रूट 2 है, समझ आ गई है, अंडर रूट 2 ठीक है बेटा, अंडर रूट 2 ऑप्शन बी सही है। अच्छा 149 पे क्या बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन 149 पे डिस्कशन करेंगे। वन 49 जी जी, अच्छा वो बाहर निकाल लूं, ठीक है। 149 149 इसको देखें, ये क्या कहता है, if radius momentum is 20 right and force is 10 up, let me consider it is a rod capable of rotation। अब आप मोमेंटम दो तरफ ले सकते हो, मोमेंटम टूवर्ड्स राइट भी ले सकते हो, मोमेंटम टूवर्ड्स, तो अगर मोमेंटम आपने राइट की तरफ लिया है और कितना लिया है 20 लिया है, 20 और राइट है, अगर आप इधर फोर्स लगा रहे हो और फोर्स डाउन भी लगा सकते हो, और फोर्स दो पॉसिबिलिटी है ना, बॉडी केपेबल ऑफ रोटेशन है, मोमेंटम दो पॉसिबल लेफ्ट, फोर्स दो पॉसिबल अप या डाउन। मैं अगर फोर्स अपवर्ड लगा रहा हूं, ये फरमा रहे हैं, तो इसलिए अपवर्ड है और 10 है, मैं सिर्फ अपवर्ड 10 फोर्स लगा रहा हूं, तो बताओ कि इस बॉडी मोहतरम में टार्क जो है वो कैसा होगा। तो आप जानते हैं कि टार्क आर एफ साइन थीटा, और आर की वैल्यू 20 और इसकी वैल्यू 10 साइन 91, तो 200, लेकिन डायरेक्शन देख लो खुद किस तरफ रोटेट कर रहा है, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गई है। अगर ये कहे कि मोमेंटम, सुने, अगर ये कहे मोमेंटम इज लेफ्ट एंड फोर्स इज डाउन, फिर क्या होगा, फिर भी क्लॉकवाइज होगा। समझ आ गई है। लेकिन अगर ये कहे कि मोमेंटम लेफ्ट फोर्स अप क्लॉकवाइज, मोमेंटम राइट फोर्स डाउन क्लॉकवाइज। समझ आ गई है। ओके, अब करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है 200, लेकिन डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। 150 पे बात करूंगा।
इफ फॉर अ स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज ए, होगा AmR²। तो बताओ कि ए किसके बराबर है? तो आप कहें सर स्फीयर का स्टैंडर्ड इक्वेशन है 2/5mR²। आई के लिए आई, इक्वल के लिए इक्वल, एम के लिए एम, R² के लिए R²। तो ए की जगह क्या आया है? ए की जगह आया है 2/5। 151 फॉर यू। If an electron in first orbit completes one rotation in 10 seconds, what is its angular speed? तो आप फरमाते हैं एंगुलर स्पीड का फार्मूला है 2π। द फार्मूला पेज है नहीं? अब बताओ एक चक्कर कितने सेकंड में लगाया है? 10 सेकंड में। 10 सेकंड में 2π और टाइम पीरियड कितना दिया है? 10। द आंसर इज π/5। इसमें है या नहीं है? π/5 रेडियन पर सेकंड। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। 152 आपके लिए। दो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के दरमियान एंगल कितना होता है? दो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के दरमियान एंगल 153, इसमें 120 आता है। आप चेक तो करें इसके साथ खेल क्या खेलता हूं। थीटा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 2 × 60। ओके, तो 2 अपनी जगह पर और 60 डिग्री होता है π/3। 60 डिग्री होता है π/3, तो 2π/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 1, जी 1 वो रह गया है। हाँ गलत सुना, 152 अब सही है। ये फिर से समझा दूं, दो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के दरमियान एंगल कितना होता है? जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के दरमियान एंगल 120 है। आई कैन राइट 120 इज 2 × 60। 2 × 60 इज 120। 2 की जगह 2, लेकिन 60 डिग्री होता है π/3। π होता है 180। तो इसको भी 3 पे डिवाइड करो, इसको भी, तो 60 आ जाएगा π/3 के बराबर। तो आप 60 जगह π/3 लिख सकते हैं एंड इट इज 2π/3 बन जाएगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन है 2π/3। ऑप्शन बी सही है। 152 में बी है। 153 पे बात करूंगा। जी फरमाइए प्लीज। नहीं समझा हूं। ये 120 नहीं है, कहां इस पे डिग्री कहां है? और ये 120 नहीं था, ये 12π था। आई डोंट नो इन्होंने 0 क्यों लिख दिया। ये 12π था, सारे ऑप्शन पाई में मैंने दिए थे। 36π, 12π, 2π/3, 3π/2 सही है। लेकिन 120 है, डिग्री नहीं है। यू हैव टू प्रेफर द बेस्ट ऑप्शन एज कंपेयर टू द गुड ऑप्शन। तो वहां अगर डिग्री होता फिर मैं बोथ ए एंड बी ले लेता। 153 प्लीज। विच ऑफ दीज क्वांटिटीज आर कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अच्छा क्वेश्चन है। जितना ये आसान लगता है इतना ही इसमें स्टूडेंट्स धोखा खा जाते हैं। आपने वो चीज बतानी है जो कांस्टेंट होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज, लिहाजा ऑप्शन ए स्पीड ये कांस्टेंट होता है। और यही ऑप्शन क्या है? शाबाश, ठीक। अब मैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की गलती बता रहा हूं, क्यों गलत है। तो नेक्स्ट है वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि इसका चेंज इन डायरेक्शन आता है, और वेक्टर का डायरेक्शन भी बदल जाए तो वो कांस्टेंट नहीं रहता। सी नंबर में एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन तो सेंट्रीपिटल होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में कांस्टेंट है टुवर्ड्स सेंटर। लेकिन कोऑर्डिनेट में कभी राइट होगा, कभी लेफ्ट होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में फिर कांस्टेंट नहीं है। लिहाजा एक्सेलरेशन क्या है? शाबाशी, वेरिएबल, क्योंकि इसके डायरेक्शन में क्या होता है? क्या सर्कल दिखाना हो? ये सर्कल है। बॉडी यहां तो सेंट्रीपिटल इधर, बॉडी इधर, सेंट्रीपिटल इधर, बॉडी इधर, सेंट्रीपिटल इधर, बॉडी इधर, सेंट्रीपिटल इधर। पोलर कोऑर्डिनेट देखोगे तो डायरेक्शन हमेशा, तो वैल्यू भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, लिहाजा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लोगे और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लोगे तो ये वाला एक्सेलरेशन एक्स डैश की तरफ है और ये एक्स की तरफ है, ये वाई डैश की तरफ है और ये वाई की तरफ है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाते हैं। समझ आ गई है? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिर डायरेक्शन कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल के लिस्ट में आता है। नेक्स्ट हम ऑप्शन डी पे बात करते हैं। द 153 है।
डिस्प्लेसमेंट, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर है, और इसमें भी चेंज इन डायरेक्शन आता है। डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल के बदलते ही बदल जाता है और सर्कुलर मोशन में फाइनल लोकेशन मुसलसल बदलता है, लिहाजा डिस्प्लेसमेंट भी बदलता रहता है। द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 आपके लिए। विच ऑफ दिस क्वांटिटीज इंपैक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स? तो इनमें से कौन सी चीज सेंट्रीपिटल फोर्स पे असर करती है? मास, स्पीड ऑनली, मास एंड रेडियस ऑनली, मास, स्पीड एंड रेडियस, मास, स्पीड एंड रेडियस। एम वी स्क्वायर ओवर आर जानते हो, तो तीनों जो है वो इंपैक्ट करते हैं। 155। इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ विच ऑफ दिस क्वांटिटीज कॉज अ रिडक्शन इन सेंट्रीपिटल फोर्स? तो सामने है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। किस चीज में इंक्रीज? सेंट्रीपिटल में डिक्रीज लाएगा। तो आप जानते हो अगर हम R को क्या करें, इंक्रीज करें, तो फोर्स क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। समझ आ गई है? बेसिक इक्वेशन से तो यही लगता है। नेक्स्ट है जनाब रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका आंसर है बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। ये फरमाता है एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी? तो एंगुलर वेलोसिटी होता है v बाय आर, और ये 4 और r कितना है, 2, तो आंसर इज 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक देखा, गलत थे योमेंट का मखफा की कहना ब्याबे रीड कंपेयर दे 4 मीटर विद वेलोसिटी। अच्छा ओमेगा मालूम तो उल्टा पुट किया है, तो आपको चेक कर रहा था ना, तो आप तो सही बताया करो ना। 1/2 मीन 0.5 और 1/2 लिखा है, सी सही है। 157 dear students, the angular velocity of wheel increases for 10 revolution to 30 revolution, 300 revolution in 10 seconds. The number of revolution made during this time. So my dear students, आपको इक्वेशन पता है 2 alpha theta. 2 alpha theta is equal to omega f square minus omega I square. आपसे फरमा रहे हैं, गवर्नमेंट इक्वेशन में लेकर गलत लिखो। The angular velocity of a wheel increases from 100 to 300. Revolution में है तो अच्छा है। In 10 seconds, the number of revolution made during this time. कितने revolution ये करता है? तो थीटा मालूम करें। हाँ सही है ना, 2 की जगह 2, अल्फा की जगह दुनिया लिखती है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय टी। थीटा की जगह थीटा, थीटा ही मालूम करना है। ओमेगा एफ कितना है, 300 का स्क्वायर, ओमेगा आई कितना है शाबाश, 100 का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है ना। अच्छा जनाब 2 की जगह 2, ये आ जाएगा 300 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और ये आ जाएगा 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और कितना समय लगा, 10 सेकेंड। और थीटा हमें दरकार है, ये बन जाएगा 90000, और ये बन जाएगा 10000। सही था, तो इसे 8000 बन जाएगा। कैलकुलेशन में आगे जाते हैं। 300 माइनस 100 इज 200, 200 बाय 10 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट इज 40 थीटा इज इक्वल टू 90,000 माइनस 10,000 कितना बनता है, तो ये बन जाएगा 80,000। जो गलत ना है बकना, ये और ये कैंसिल हो गए, तो थीटा इज इक्वल टू 8000 डिवाइड बाय 4, और 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो इससे आता है 2000 रिवॉल्यूशन। सही था। करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन सी है 158। किसका आंसर गलत है? किसका आंसर ठीक है? सही है, ठीक है, सही है, गुड। 158 जो तुम्हारा कैलकुलेशन में क्यों जवाब में गलत थी, और पता भी टेस्ट के बाद पता चले आपका ठीक है। अच्छा इससे भी शॉर्ट किया है, सोचा था, वेरी गुड। ओमेगा इज इक्वल टू, इससे किया था, और आंसर क्या आया था, तो आपने क्या पुट किया था, ओमेगा, ओमेगा क्या पुट किया था बताओ, ओमेगा तो 2 हैं। यहां 2 ओमेगा है, याद रखें, इनिशियल ओमेगा, फाइनल ओमेगा, और जब भी ओमेगा चेंज हो रहे स्टूडेंट,
तो ये इक्वेशन यूज करने की इजाजत, क्योंकि ये तो इत्तेफाक की बात है कि आपका आंसर ठीक आया। अच्छा है, बता दिया। याद रखिए, सिंपल सी बात है। आपको पता है एस इज इक्वल टू वी टी। मेरी बात सुने ना, एस इज इक्वल टू वी टी जानते हो कहां से आता है? ये इक्वेशन ऑफ मोशन का शॉर्ट फॉर्म है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। काइंडली सुन ले प्लीज, समझ आओगे। अच्छा, ऑप्शन यहां इनका आंसर ठीक है, इत्तेफाकन ठीक है, लेकिन यहां आंसर ठीक है बट रीजन गलत है, तो 100 जगहों पे नुकसान उठा सकते हो। रीजन ठीक करो। ये एच इज इक्वल टू वी टी तब आता है जब ये टर्म हो, और ये तब होता है जब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तब जीरो होगा जब वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? जब सिंगल वैल्यू होगी। और जब एक वक्त में इनिशियल भी हो फाइनल भी हो तो ए जीरो, और जब ए जीरो नहीं होता तो ये टर्म पार्टिसिपेट करेगा कैलकुलेशन में। लिहाजा एस इज इक्वल टू वी टी जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, यू कैन नॉट यूज। सिमिलरली ओमेगा इज इक्वल सॉरी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इसका एंगुलर फॉर्म है, और ये इस इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है ओमेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी यहां वहां इस्तेमाल करोगे जहां एल्फा क्या होगा, और जहां एल्फा होगा वहां ओमेगा आई होगा, ओमेगा एफ एक वेलोसिटी होगी। समझ आ गई है? अब ये इत्तेफाक की बात है कि आपका आंसर इत्तेफाकन बाज औकात गलत कैलकुलेशन से आंसर ठीक हो जाता है, लेकिन रीजन आपका गलत है। दिस इक्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड। समझ आ गई है? अगर मैं डेटा को चेंज करूं तो अगली बार आपका हमारा आंसर कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा। फिलहाल तो इत्तेफाकन आपको ठीक लगा। समझ आ गई है? जब तक अल्फा जीरो नहीं होता आप थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी शॉर्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। समझ आ गई है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आप नोट कीजिए प्लीज। सो क्वेश्चन है मुख्य कोई बात नहीं, बस अगले 1 घंटे में आपको मजा आता है। आपने मुझे फर्स्ट डिस्कशन में पिछले संडे कितना तंग किया था वो मुझे याद है, जब मैं आपको बच्चों की तरह चुप करा रहा था। अब आप काफी थके हुए हो तो कितने आराम से सुकून से बैठे हो। जी जी, तब सो आई खाना। मागा प्लग वाला कदा गोर टाइम टेबल दी सेट की था। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कौन सा है? 158। जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहा हूं। 158 फरमाता है लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट। लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो देन एंगल प्रोपोर्शनल टू, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। अगर इक्वेशन में एक फैक्टर क्या हो गया तो बाकी दो रिलेशन में आ जाते हैं। लिहाजा ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। ओमेगा इज इक्वल टू वी की जगह क्या लिख सकता हूं, और 1/r अपनी जगह, और इक्वल और कांस्टेंट की जगह साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा सकता हूं। तो ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ 1/r। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा शाबाश? सबक ए। नेक्स्ट है 159। 159 क्या फरमाता है? एक पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है, सिंपल हार्मोनिक सॉरी, परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 2 मीटर with a period of 0.5 seconds, centripetal force acting on the particle। सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करना है हमें। डेटा क्या मिला है? 159 मानव वृक्ष खाना, मास 0.1 है होगा, रेडियस हमें मिला है 2 मीटर, सही, पीरियड ऑफ 0.5 सेकेंड, ये भी सही। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बता दीजिए। तो है हमारे पास, मुश्किल नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या रेडियस की वैल्यू है, मास की वैल्यू है, सिर्फ वी की वैल्यू ढूंढिए, पुट कीजिए, सेंट्रीपिटल मालूम कीजिए। लेकिन वी होता है एस बाय टी। एस को मैं 2 पाई आर ले लेता हूं पूरा एक चक्कर, तो टाइम टाइम पीरियड बन जाएगा। समझ गए हो? तो वेलोसिटी बन गया 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर की वैल्यू कितनी है 2, और टाइम पीरियड कितना है 0.5। 0.5 1/2 होता है ना, 1/2 में 2 पर जाएगा, 2 2 4 4 2 लिहाजा वेलोसिटी कितनी है 8 पाई।
मास है 0.1, ये 8 पाई का स्क्वायर और रेडियस कितना है 2 है। ये पॉइंट हटा दीजिए, यू विल गेट 10 एट द बॉटम। तो क्या बनेगा 64 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। देना से जुड़ी खाना, हाँ तो 2 और ये क्या बनेगा ना 32 बाई 10 पाई स्क्वायर और इट इज 3.5 स्क्वायर। समझ आ गई है क्या इसमें है? द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज 3.2। कम ऑप्शन दिखाना। 159 में 80 है। 160 जी जी कर सकते हो, कर लो ना। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नहीं एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है तो उससे कर लो, लेकिन फिर ओमेगा मालूम करना होगा आपको ओमेगा के लिए फिर वी मालूम करना होगा, ओमेगा के लिए 2 पाई बाय टाइम पीरियड मालूम करना होगा। बात तो एक ही है, कैलकुलेशन तो आपको करने पड़ेंगे, आंसर सेम आएगा। करेक्ट ऑप्शन 160 की तरफ जा रहे हैं। अ बॉडी ऑफ मास 2.5 kg मूविंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। मास हमें मिला है 2.5 kg का और ये कह रहे हैं कि मोमेंटम है बॉडी का 25 न्यूटन सेकेंड होगा और रेडियस है 2 मीटर और आपसे कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करें। कर सकते हो, P से हम वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं ना, तो V इज इक्वल टू P बाय M और P कितना है 25 और मास कितना है 2.5, दोनों क्या आता है ये मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा तो 10 आता है। अब पुट कीजिएगा तो m v स्क्वायर डिवाइड बाय r, मास की वैल्यू 2.5, वेलोसिटी की जगह 10 स्क्वायर और r कितना है 2 है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ये 10 स्क्वायर 100 और इससे पॉइंट हटा दीजिए, यू विल गेट 10। तो ये बन जाएगा जनाब 25 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 20। सॉल्व कर सकते हो, ये और ये गए काम से, ये और ये कैंसिल, तो 125 न्यूटन आंसर आता है। द करेक्ट ऑप्शन इज 120। इसमें कैलकुलेशन हैं लेकिन कोई भी कैलकुलेशन ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे। 160 में करेक्ट ऑप्शन है ए। 161 आपके लिए ये फरमा रहा है, एक पंखा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी 0। एक पंखा रेस्ट से स्टार्ट कर गया, अटेन्स एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 3 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड और टाइम लिया गया है 18 सेकेंड लिया गया होगा। द एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। अब टेंशन की बात यह है कि ऑप्शन रेडियन में है, तो आप रिवॉल्यूशन को रेडियन में बदलोगे, रिवॉल्यूशन की जगह 2 पाई लिखते हो ना, तो जब 2 पाई लिखते हो तो इट इज 6 पाई रेडियन पर और करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय ओमेगा आई, तो 0 है ना लिखो, तो 6 पाई डिवाइड बाय टी क्या है 18, इट इज पाई बाय 3। करेक्ट ऑप्शन है पाई बाय 3। अब इग्नोर पुटिंग से देगा, ठीक दे बस। करेक्ट ऑप्शन क्या है बी है। 162 हमारे लिए कंप्लीट्स 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर होता है। क्यों? क्योंकि ये जमीन के साथ साथ घूमते हैं और 24 आवर मीन के करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 163 आपके नाम। स्मॉलर एंगल बिटवीन अ मिनट हैंड एंड आवर्स हैंड ऑफ वॉच एट 9:25, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ये है जनाब घड़ी जिसको आप अभी शिद्दत से देख रहे हो। तो ये है जनाब आला, इस हाल में घड़ी है। ये 12, इस क्वेश्चन को समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 9 1 वालू खाना 2 4 5 7 8 सही दे। अच्छा अब ये कैसे 9:25 है, क्या है शाबाश है 9:25, तो बताओ 25 मीन्स के मिनट वाला हैंड किसके ऊपर होगा, तो ये किसका हैंड है शाबाश 9:25 मीन के मिनट का हैंड मस्ट बी 8:5 और आर का हैंड 9 पे होगा। कैसे 9 पे होगा, 9 पे तो तब होगा जब एग्जैक्ट 9 o'clock होंगे, तो मिनट का हैंड 12 पर, मिनट का हैंड 12 पर और ये 9 पे, तो ये 9 PM। जब सुन तो लें, जब मिनट का हैंड इतना 25 मिनट गुजरेगा तो इट मीन के आर का हैंड भी तो आगे तो जाएगा ना। गोरी खाना का मिनट हैंड इधर हो तो फिर आर हैंड इधर होगा 9,
जब ये 25 मिनट गुजार दे तो ये भी तो 25 मिनट के बराबर आगे जाएगा ना। सो इट मीन के द आर हैंड मस्ट बी a little less than mid of 9 and 10. वही कच्चर तादाद 25 मिनट पजे, अगर 25 मिनट की जगह 30 मिनट होता तो फिर ये बिल्कुल मिड ऑफ 9 एंड 10 होता। अब ये मिड ऑफ 9 एंड 10 नहीं, 9 और 10 के मिड से थोड़ा सा 9 की तरफ होगा, क्योंकि 30 मिनट नहीं गुजरे, कितने गुजरे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहां दो एंगल बनते हैं, ये आर हैंड है, देखो एक एंगल ये बनता है, लेकिन ये मिनट और हैंड के दरमियान लार्जर एंगल बनता है। और आपसे कौन सा एंगल मांगा है, आपसे स्मॉलर मांगा है। तो स्मॉलर को कौन बेवकूफ होगा जो कैलकुलेट करेगा, वो अकलमंद होगा जो जज करेगा। हर दो पार्ट्स के दरमियान पाई बाय 6 होता है, हर पार्ट पाई बाय 6 होता है। ऑप्शन पर डिग्री की कपाई में है, अच्छी बात है। तो एक टुकड़ा, एक पार्ट ऑन द क्लॉक इज ऑलवेज 30 डिग्री। तो साथ दीजिए 30, यहां से यहां तक 30, 10 बोले ना हो रही, 30, ये भी 30 और ये भी, तो 30 और 30 और 30 और 30 और ये 30 से, एक मिनट, अगर ये दरमियान में होता तो 15, यानी ये पूरा 30 है, अगर दरमियान में होता तो 15, लेकिन दरमियान से थोड़ा सा कम है, तो आप कहो 13 है या 12 राउंड अबाउट, तो 120 प्लस 13, इट इज राउंड अबाउट 130। समझ आ गई। सो द आंसर क्लोज टू 133 विल बी द बेस्ट आंसर। समझ आ गई है ना। तो करेक्ट ऑप्शन सब की कनिष्ठा 133, बिल्कुल 133, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 133 डिग्री इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। का सपोज कोई 163 क्लियर। 164 पे बातें करेंगे और 164 फरमा रहा है, एक पत्थर है मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर एंड हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 जॉल, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आप जानते हैं सेंट्रीपिटल होता है mv स्क्वायर ओवर r, इसके बराबर होता है ना। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं, कुछ फर्क पड़ा, mv स्क्वायर ओवर r लिख सकता हूं, लेकिन हाफ mv स्क्वायर को क्या कह सकता हूं, तो डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय, अब 2 की जगह 2, काइनेटिक 8 है और रेडियस कितना है 4 है, 8 2 आर 16, आंसर इज 4 न्यूटन। इसमें लगता है नहीं है या सी है, सी है। क्वेश्चन 165 जी, रिवाइज से कम खगोर वर्त खाना। 164 को देखे प्लीज। 164 फरमाता है कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करना है। क्या मालूम करना है, गुड। आप जानते हो बचपन से कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर ओवर r। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड करूं तो कोई फर्क, तो देखो जनाब, ये वाला 2 अपनी जगह पर और ये दूसरा 1/2 में इस तरह लिख लेता हूं, साथ में mv स्क्वायर भी लिख लेता हूं और मैं r भी लिख लेता हूं, हर चीज अपनी जगह पर। लेकिन 1/2 mv स्क्वायर इन तीनों को मुश्तरका तौर पे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय r। अब तो क्वेश्चन गिवन हो गया कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 8 है और रेडियस की वैल्यू 4 है, तो 8 2 आर 16/4, द आंसर इज 4 न्यूटन। और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 165 आपके नाम। A part in engine is rotating in a circle of radius 8 centimeter. At 30 meter per second, what is the centripetal acceleration? Centripetal acceleration होता है v square डिवाइड बाय r। तो ये है जनाब 30 का स्क्वायर और r कितना है, r कितना है, द 8 सेंटीमीटर हो नो पकार। चलो 0.08 मीटर। दस पोएगी पदी भाई, ये 8 सेंटीमीटर है लेकिन मीटर में पुट करो, बाकी तो वो 30 है, तो ऊपर आ जाएगा 900। इसको हटा दीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आएगा सिर्फ 8, तो ये बन जाएगा 90,000 बनता है, 20 होगा ना, 20 90,000 डिवाइड बाय 8। अब जनाब आला 90,000 डिवाइड बाय 8 इस पर तरह तरह लगी
रेस्ट करा तो हाँ 1810 और 182 बल 0 बराशी तो ये 2112 सब के दादी सही देखा ना खाना बदी सही देखा तब से कैलकुलेट करें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 166 है। अच्छा शाबाश 166 द मिनट हैंड ऑफ लार्ज क्लॉक इज 3 मीटर लॉन्ग व्हाट इज इट्स मीन एंगुलर स्पीड। तो जनाब हैंड ऑफ क्लॉक के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ये क्लास में काफी बच्चों ने मुझे पेज पे लिख के दिया था, बाद ने सेंड किया था, तो मैंने कहा चलो डिस्कस ही कर लेते हैं, सही है। और इसमें है जनाब हैंड ऑफ क्लॉक की एंगुलर वेलोसिटी उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई डिवाइड बाय टी, और 2 क्या है जरवाई फिक्स्ड, बोले शाबाश। पाई क्या है, और किसी भी हैंड ऑफ क्लॉक का टाइम पीरियड भी फिक्स होता है। तो अगर ओमेगा 3 डिफरेंट फिक्स वैल्यूज पे डिपेंड करता है तो उसका लेंथ 1 मीटर हो या 3 मीटर हो डजंट मैटर। समझ आ गई है नपुपई। ये सामने सुने, ये सामने गली देख रहे हो, इसमें मिनट हैंड का एक स्पीड है। अब सुनो मेरी तरफ देखो, ये सामने घड़ी में मिनट हैंड का एक स्पीड है। अगर इस घड़ी के बजाय मैं इस हॉल जितनी घड़ी बना दूं, बड़ी घड़ी, और उसमें मिनट का हैंड इतना बड़ा लार्जर हो, तो उसका स्पीड और इसकी स्पीड में फर्क होगा। अगर फर्क होगा तो एक का मिनट बड़ा होगा और एक का मिनट, एक घड़ी से आप कहोगे शाम हो गई और दूसरे घड़ी से कहोगे नहीं सर अभी तो सुबह भी नहीं हुई। समझ आ गई है ना। तो आपने सीखा कि घड़ी का साइज बड़ा हो, घड़ी का साइज छोटा हो, हैंड्स ऑफ क्लॉक का लेंथ ज्यादा हो या कम हो, लेकिन उनका एंगुलर स्पीड रिमेन्स। अब समझ आ गई है। तो अ लार्ज क्लॉक ऑफ मिनट हैंड 3 मीटर, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफ्यूजन है। और ये ओमेगा 2 पाई बाई टी फिक्स वैल्यूज है, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई। और मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है 60 मिनट्स। कितना होता है 60 मिनट। तो देखो मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई 60, मिनट की जगह क्या लिख सकता हूं 60 सेकेंड। अब तो सॉल्व कर सकते हो, तो ये बन जाएगा पाई डिवाइड बाई 1800 बनेगा, और रेडियन पर सेकेंड। आई डोंट नो कि इसमें ऑप्शन न्यूमेरिकल है या इस तरह है। ओ सॉल्यूशन है काफी। तो 3.142 डिवाइड बाय 1800 और साथ में होगा रेडियन पर सेकेंड। इस पॉइंट को हटा दीजिए, यू विल गेट 1000। तो 3142 डिवाइड बाय जमा कसूर निश्ता खाना मतलब ऑप्शन हो पकी गाड़ी ओडी दी तो इसको तो सॉल्व करोगे 0 0 0 0 क्रॉस 0 0 0 10 चलने का ना कि सुख 10 साल कई खबरदार चलो साल कही है ना। इसकी वैल्यू याद रखो, मिनट हैंड का एंगुलर वेलोसिटी 1.7 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। समझ आ गई है। तो बहुत सी चीजें कैलकुलेट नहीं की जाती, याद की जाती हैं। तो आपको सुने प्लीज, ओमेगा ऑफ सेकेंड, ओमेगा ऑफ मिनट, ओमेगा ऑफ आर, एल्फा ऑफ सेकेंड, एल्फा ऑफ मिनट और एल्फा ऑफ आर, ये 6-7 वैल्यूज यू हैव टू मेमोराइज। समझ आ गई है। आप इसको याद करोगे। द करेक्ट आंसर से देखा ना, यकीन मोनाराजी पखपले मल्टीप्लाई डिवाइड की इससे ये आंसर आएगा। लेकिन अच्छे बच्चे बनो और ये वैल्यू याद करो। मिनट हैंड और सेकेंड हैंड और आर हैंड की एंगुलर वेलोसिटी के वैल्यूज, डेली रोटेशन ऑफ अर्थ, इनके एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी के वैल्यूज याद करो। 167 देखिए कम ऑप्शन टिक दे, इसमें भी ठीक है, सोल्यूशन कर लो, मुझे वैल्यू याद है जी। नहीं होता, 0 होता है। यही तो मैंने तो वैल्यू नहीं लिखी, कहां लिखी है मैंने वैल्यू लिखी है। अब याद रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन याद तो रखोगे ना। 167 बांधी खबर है उखाड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और वो v² ओवर r के बराबर है। 168
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है हर यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन का, और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन में अल्फा और टेंजेंशियल नहीं होते, तो टेंजेंशियल इसका 0 हो गया। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन है इसमें ए। 169 डियर स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फीयर इज ऑफ 2 kg एंड 2 मीटर डायमीटर इज, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर है 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 मास कितना है 2 kg, डायमीटर 2 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1, तो इट इज 4/5। करेक्ट ऑप्शन है बी। बी है ए है ए। 170, ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी, फ्री फॉल में आप जानते हैं कि रियल वेट तो 0 नहीं होता, लेकिन अपेरेंट वेट क्या होता है 0, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन बी है। 171, when time period of a body in angular motion is t, then angular displacement in half of time period, भाई एक टाइम पीरियड में एक चक्कर और एक चक्कर में 360, तो हाफ ऑफ टाइम पीरियड में आधा चक्कर और आधे चक्कर में 180 डिग्री, तो करेक्ट ऑप्शन सी। 172 फॉर यू, a body revolving in a circle, the torque can work by centripetal force, ये है जनाब आला बॉडी, सर्कल में बॉडी घूम रही है, और ये बॉडी सर्कल में घूमते हुए बताओ कि इसका जो सेंट्रिपेटल फोर्स है इसका टॉर्क कितना है और इसका वर्क कितना है, तो सेंट्रिपेटल फोर्स का वर्क क्यों 0 है, क्योंकि ये वेलोसिटी के साथ कौन सा एंगल बनाता है 90, और cos ऑफ 90 क्या होता है, तो वर्क 0 है। वर्क क्या है, बिकॉज cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0। यो हो, द टॉर्क इज आल्सो 0, सेंट्रिपेटल फोर्स का टॉर्क भी क्या है, व्हाई इट इज 0, बिकॉज सेंट्रिपेटल फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास होता है, और जब पॉइंट ऑफ रोटेशन से फोर्स पास हो जाए तो मोमेंटम क्या हो जाता है, मोमेंटम 0 हो जाए। जब भी फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास हो जाए मोमेंटम 0 हो जाता है, और जहां मोमेंटम 0 हो जाता है तो आर एफ साइन थीटा, और मोमेंटम 0 तो टॉर्क भी 0 हो गया। द करेक्ट ऑप्शन इज 0 0, ऑप्शन ए। 173 खाना, द एंगुलर स्पीड ऑफ बॉडी रिवॉल्विंग विद टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड, तो एंगुलर स्पीड है 2 पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड, और ये 4 सेकेंड दिया है तो 2 पाई डिवाइड बाय 4, इट मीन द आंसर इज पाई बाय 2। करेक्ट ऑप्शन सी। 174 फॉर यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिलेंडर इज हाफ mr स्क्वायर, सब जानते हैं, इट इज हाफ mr स्क्वायर। 175 डियर स्टूडेंट्स, a body rotates with a constant angular momentum of 30 joule second for 20 seconds, जब constant angular momentum है तो टार्क क्या है, बिकॉज टार्क होता है डेल्टा एल डिवाइड बाय, जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो डेल्टा एल क्या हो गया, और जब डेल्टा एल 0 तो टार्क भी 0। करेक्ट ऑप्शन है सी। आखिरी क्वेश्चन है 176, 3 points situated on a rotating body at a distance of 5, 7 and 11, देखो गो रेखाना, ये पूरा व्हाइट बोर्ड है, या इसको देख लेते हैं, ये टॉप पे मैं इधर इस क्लिप को रोटेट करने वाला हूं इस सेंटर के गिर्द, एक पॉइंट इस सेंटर के करीब है, एक और दूर है और एक बहुत दूर है, एक 5 सेंटीमीटर पे है, एक 7 सेंटीमीटर पे है, एक 11 सेंटीमीटर पे, और मैं इस पूरी बॉडी को एक एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूं, तो इनके लीनियर वेलोसिटी के बारे में आप क्या समझते हो, सबके लिए सेम होगा, जो सबसे आखिर में है उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, बिकॉज v इज इक्वल टू, आप जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जानते हो, जब सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई सेम, तो जिसका r ज्यादा होगा उसका स्पीड भी, सो द करेक्ट ऑप्शन, द पॉइंट विच इज लोकेटेड एट 11 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो सबसे दूर है उसी का मोमेंट, उसका लीनियर स्पीड सबसे ज्यादा होगा। समझ गए हो ना? थैंक यू वेरी मच।